हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इग्निस पेट्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीएसआई प्रीलिम्स के एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन आप इन्हें किसी भी एग्जाम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो, चाहे जीएसआई प्रीलिम्स खुद हो, या कोई और स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेईई हो या सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आप ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आपको दे देता हूँ कि जियो खान अकेडमी ने अपने 2025-26 के सेशन के लिए नए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। और अभी लॉन्च ऑफर में 20% ऑफ मिल रहा है, और इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके ऊपर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई जो आपका बेस्ट नॉन सिंथेटिक एनालॉग है मेंटल कंपोजिशन का, वो क्या है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर मुझे मॉडल कंपोजिशन पता करना हो अपने मेंटल का, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करता हूँ जिसका क्या नाम है, पायरोलाइट है। और इस पायरोलाइट की कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं कि इसके अंदर 3 पार्ट्स ऑफ पेरिडोलाइट और 1 पार्ट ऑफ बेसाल्ट अपन मिलाते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स किसके हैं, पेरिडोडाइट के, और 1 पार्ट किसका है, बेसाल्ट का। और इसको मिक्स करके जब अपन एक सिंथेटिक मटेरियल बनाते हैं, वो आपके मेंटल के मॉडल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अपन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो आपका पायरोलाइट है इसका, इसमें और कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन आप ये जो बाकी के 3 ऑप्शन देख रहे हो ना, ये तीनों ही आपके क्या है, पेरिडोडाइट्स हैं। और पेरिडोडाइट्स अपन डिफाइन कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि आगे के कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी कंसेप्ट पे रिपीट हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी। अपन जब बोलते हैं कि भाई इग्नियस रॉक्स को मुझे क्लासिफाई करना है, तो वन ऑफ द बेसिस अपने पास में रहता है सिलिका वेट परसेंटेज के बेसिस पे। और सिलिका वेट परसेंटेज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें अपने पास में 4 इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं। एक है एसिडिक, एक है इंटरमीडिएट, एक है आपका बेसिक, और एक आपका अल्ट्रा बेसिक। ये जो अल्ट्रा बेसिक रॉक होती हैं, इनको अपन मैफिक मिनरल के बेसिस पे आगे डिफाइन करते हैं, अल्ट्रा मैफिक रॉक्स। ठीक है, अल्ट्रा मैफिक रॉक्स। अल्ट्रा मैफिक रॉक जो है वो आपकी अल्ट्रा बेसिक रॉक ही होती हैं, बस इसके अंदर मैफिक मिनरल्स का प्रेजेंस ज़्यादा होता है। मोर देन 90% मैफिक मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। तो कोई भी एक अल्ट्रा बेसिक रॉक जिसके अंदर मोर देन 90% मैफिक मिनरल्स होते हैं, उनको अपन अल्ट्रा मैफिक रॉक बोलते हैं। और ये जो अल्ट्रा मैफिक रॉक होती है, इसके अंदर मैफिक मिनरल होते कौन से हैं, कोई भी ऐसा मिनरल जिसके कंपोजिशन में आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट हो। जैसे आपका ओलिविन है, पायरोक्सिन है, सर्टेन मिनरल्स ऑफ आपके एम्फीबोल्स हैं। लेकिन आप बोलो क्वार्ट्स, आप बोलो के फेल्सपार, आप बोलो अल्बाइट, आप बोलो अनोर्थाइट, आप बोलो मस्कोवाइट, ये आपके क्या है, फेल्सिक मिनरल है। इनके केमिकल कंपोजिशन में आयरन और मैग्नीशियम नहीं होते हैं। अब फेल्सिक मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैफिक मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बता रखी हैं। आप इसके बेसिस पे देख सकते हो। अब ये जो अल्ट्रामेफिक रॉक्स जो होती हैं, इनमें एक इंपॉर्टेंट अल्ट्रामेफिक रॉक डिफाइन करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं पेरिडोडाइट। अब पेरिडोडाइट में आपको एक चीज़ पहले से पता चल गई कि भाई पेरिडोडाइट जो है एक तरह की अल्ट्रामेफिक रॉक है, और अल्ट्रामेफिक रॉक जो है वो आपकी अल्ट्रा बेसिक रॉक है, और जिसके अंदर सिलिका वेट परसेंटेज कितना रहता है, लेस देन 45 वेट परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका सिलिका इसके अंदर ऑलरेडी कम ही होती है। तो इसके अंदर होते क्या हैं, ज़्यादातर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैफिक मिनरल्स। और मैफिक मिनरल्स कैसे होते हैं इसके अंदर, खास तौर से आपका ओलिविन और पायरोक्सिन्स। तो ये पेरिडोडाइट को डिफाइन करने का क्राइटेरिया है कि एट लीस्ट इसके अंदर क्या हो भाई, 40% मेरे के हो ओलिविन हो, 40% इसके अंदर क्या हो, एट लीस्ट 40% ओलिविन हो। तो कोई भी एक ऐसी अल्ट्रामेफिक रॉक जिसके अंदर मोर देन या एटलीस्ट 40%, अपन मॉडल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मेटिव्स की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक। अगर रॉक का मैं कंपोजिशन लेता हूं और उसमें वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन देखता हूं कि कौन सा मिनरल वॉल्यूम वाइज कितना प्रेजेंट है, तो अपन बोलते हैं कि मॉडल एनालिसिस में अगर एटलीस्ट 40% मेरा ओलिविन है, तो आप अपन उसको क्या बोलते हैं, पेरिडोडाइट। अब ये पेरिडोडाइट 4 तरह की होते हैं, इसके 4 भाई हैं। तो आप बोलोगे कि यार इस पेरिडोडाइट के 4 भाई कौन कौन है, तो इसको अपन बोलते हैं, एक जो डूनाइट है ना, एक आपका डूनाइट है, एक आपका लहरजो लाइट है, एक आपका वेरलाइट है, और एक आपका हर्ज़बुर्गाइट है। ठीक है, हर्ज़बुर्गाइट। ये आपके सारे पेरिडोडाइट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे कि जो लहरजोलाइट है, इसको अपन बोलते हैं फर्टाइल मेंटल। क्या बोलते हैं जी, फर्टाइल मेंटल। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई फर्टाइल मेंटल का कंपोजिशन कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लहरजोलाइट। अब ये लहरजोलाइट की डेप्थ पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन कौन से और मिनरल मिल सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई डेप्थ के हिसाब से हमारे मिनरलोजिकल फेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है ना। तो अप टू 30 किलोमीटर कौन मिलता है, प्लेजोक्लेस। 30 से लेकर के उसके बाद में कुछ डेप्थ तक आपको क्या मिलता है, स्पिनल। स्पिनल के बाद में आपका कौन मिलता है, गार्नेट, है ना। वो मैंने रिएक्शंस आपको क्लास में करवा रखी हैं।
इस लैर्जोलाइट के अंदर डेप्थ के हिसाब से प्लेजियोक्लेज लैर्जोलाइट हो सकती है, स्पिनल लैर्जोलाइट हो सकती है और गार्नेट लैर्जोलाइट भी हो सकती है। ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है। तो अब आप ये जो बाकी के 3 ऑप्शन देखोगे तो इन 3 ऑप्शन में आपको ध्यान से दिखेगा कि भाई मेरा जो पायरोलाइट है ये तो सिंथेटिक मटेरियल है जो मेंटल के मॉडल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, और 3:1 का इसके अंदर प्रोपोर्शन रहता है, 3 पार्ट्स ऑफ पेरिडोडाइट्स और 1 पार्ट ऑफ बेसाल्ट। अब ये जो स्पिनल लैर्जोलाइट है ये भी पेरिडोडाइट ही है ना, जो आपका अप 30 किलोमीटर की डेप्थ के बियॉन्ड मिलेगा। गार्नेट लैर्जोलाइट है ये भी आपका क्या है, एक तरह का पेरिडोडाइट, ये जो आपका 75 किलोमीटर की डेप्थ के बियॉन्ड मिलेगा। और पेरिडोडाइट तो अपने आप में है ही पेरिडोडाइट जिसके अंदर एटलीस्ट 40% ओलिविन हो। तो तीनों ऑप्शन आपके सेम है ना। तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है ये तो मजाक सा हो गया, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया है, ये बुक्स में जब आप पढ़ने जाते हो तो ये क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ना। क्योंकि एक जगह तो सारा लिखा हुआ नहीं है, तितर बितर पितर तितर पड़ा हुआ, कहीं पे क्या कहीं पे क्या, फिर आपको इकट्ठा करना होता है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि भाई आपका अल्ट्रामेफिक रॉक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके पास में अल्ट्रामेफिक रॉक है, अल्ट्रामेफिक रॉक के अंदर पेरिडोडाइट है, पेरिडोडाइट के अंदर आपके 4 भाई हैं, डूनाइट, वेरलाइट, हर्ट्जबुर्गाइट और आपका लैर्जोलाइट। तो अपन देखते हैं कि जो आपका IUGS क्लासिफिकेशन है अल्ट्रामेफिक रॉक्स का, उसके अंदर अपन एक ट्रायंगुलर प्लॉट डालते हैं जिसमें आप क्या बोलते हो कि भाई एक के ऊपर मेरा क्या रहेगा, ओलिविन, यहाँ पे रहेगा ऑर्थोपायरोक्सिन और यहाँ पे रहेगा क्लाइनोपायरोक्सिन। तो अपन देखते हैं कि ये आपका क्या है 40% का एक बैरियर है, इसके ऊपर जो भी रॉक्स हैं आपकी सारी सारी क्या रहेंगे, पेरिडोडाइट, और इसके नीचे जो है वो आपके अल्ट्रामेफिक तो हैं लेकिन पेरिडोडाइट की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। तो अपन बोलते हैं कि भाई एक ऐसी पेरिडोडाइट जिसके अंदर मोर देन 90% आपके क्या हो, ओलिविन मिनरल हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, डूनाइट बोलते हैं, है ना। फिर अपन बोलते हैं कि एक ऐसी रॉक है ना, ऐसी पेरिडोडाइट जिसके अंदर ओलिविन और ऑर्थोपायरोक्सिन आपके डोमिनेट कर रहे हो, क्लाइनोपायरोक्सिन लेस देन 10% हो, तब इसको अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्जबुर्गाइट। फिर अपन बोलते हैं कि ओलिविन और क्लाइनोपायरोक्सिन से मिलकर के बनी एक रॉक हो जिसके अंदर लेस देन 10% को नो ऑर्थोपायरोक्सिन, तो इसको अपन बोलते हैं वेरलाइट, है ना। और जिसके अंदर ओलिविन एटलीस्ट 40% से ज़्यादा हो और OPX और CPX दोनों ही 10% से ज़्यादा हो, ऐसी रॉक को अपन क्या बोलते हैं, लैर्जोलाइट। अब लैर्जोलाइट के लिए मैंने आपको बोला कि ये प्लेजियोक्लेज लैर्जोलाइट हो सकती है, स्पिनल हो सकती है, गार्नेट लैर्जोलाइट हो सकती है, डिपेंडिंग कि किस डेप्थ के ऊपर आपको मिल रही है। तो आप इसको बोलते हैं कि ये मेंटल फर्टाइल मेंटल के कंपोजिशन को बताता है। तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन बोले कि विच रॉक रिप्रेजेंट्स दी फर्टाइल मेंटल कंपोजिशन, तो आप बोलेंगे कि लैर्जोलाइट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अल्ट्रामेफिक रॉक है जिसके अंदर मॉडल वैल्यूज दे रखे हैं। मॉडल वैल्यूज का मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शंस की बात हो रही है। तो ओलिविन 50% है, मतलब डेफिनेटली ये पेरिडोडाइट की ही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि पेरिडोडाइट होने के लिए ओलिविन कम से कम कितना चाहिए, 40 चाहिए, इसके अंदर 50% दे रखा है ऑलरेडी। फिर ऑर्थोपायरोक्सिन 30% के आसपास हो, है ना, और क्लाइनोपायरोक्सिन 12% के आसपास हो। तो मैंने आपको बोला कि ऐसी पेरिडोडाइट जिसके अंदर ओलिविन मोर देन 40% हो, है ना, CPX और OPX दोनों ही मोर देन 10% हो, मतलब CPX भी 10% से ज़्यादा, OPX भी 10% से ज़्यादा, तो इस तरह की जो रॉक होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, लैर्जोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लैर्जोलाइट, है ना। तो हर्ट्जबुर्गाइट किसको बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि हर्ट्जबुर्गाइट एक ऐसी रॉक होगी जिसके अंदर ओलिविन 40% से ज़्यादा, OPX जो है वो 10% से ज़्यादा और CPX 10% से कम। ट्रोक्टोलाइट क्या होती है, ट्रोक्टोलाइट एक ऐसी रॉक होती है जिसके अंदर ओलिविन प्लस प्लेजियोक्लेज फेल्ड्सपार से बनी हुई होती है ये रॉक। तो ओलिविन प्लस प्लेजियोक्लेज फेल्ड्सपार से बनी हुई रॉक को अपन क्या बोलते हैं, ट्रोक्टोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेबस्टराइट क्या होती है, तो वेबस्टराइट आप देख रहे हो OPX और CPX से मिलकर के बनी हुई रॉक को अपन क्या बोलते हैं, वेबस्टराइट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो क्या होगा भाई, वेबस्टराइट होगी नहीं क्योंकि इसके अंदर OPX और CPX है, ओलिविन लेस देन 10% है। लैर्जोलाइट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। हर्ट्जबुर्गाइट हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर्ट्जबुर्गाइट के अंदर क्या है, CPX 10% से कम है। ट्रोक्टोलाइट तो आपका वैसे भी ओलिविन प्लस प्लेजियोक्लेज से मिलकर के बनी हुई रॉक है। इस तरह से अगर आप ऑप्शंस को खंगाल के पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन सोल्व करने में भी मजा आएगा और रिवीजन करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि स्टोक्स एंड बेथोलिथ्स ये प्राइमरली डिस्टिंग्विश्ड होते हैं किस बेसिस पे, तो अपन बोलते हैं कि भाई बेथोलिथ जो होते हैं वो आपके क्या है, मैसिव इग्नियस इंट्रूजन्स है ना, जिसका बेस अपने को पता नहीं होता है। लेकिन वही बेथोलिथ का अगर एरियल एक्सटेंट 100 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हो तो अपन उसको स्टॉक बोलते हैं, और उसकी आउटर लाइन
या पेरीफेरी, अगर सर्कुलर हो तो अपन उसको बॉस बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं कि भाई ये मेरे, पहला ऑप्शन देखेंगे शेप, तो शेप के बेसिस पे तो डिस्टिंग्विशन होता ही नहीं है, क्योंकि आपका स्टोक एंड बेथोलिथ दोनों ही मैसिव है। डेप्थ ऑफ एम्प्लेसमेंट अपने को बेथोलिथ की पता ही नहीं होती है। फिर आप बोलते हो मिनरलोजिकल कंपोजिशन, तो बेथोलिथ का मिनरलोजिकल कंपोजिशन से कोई खास लेना देना है नहीं, क्योंकि मोस्टली आपके क्या होते हैं, ग्रेनोडायरेटिक कंपोजिशन के होते हैं या मोस्टली ग्रेनिटिक कंपोजिशन के होते हैं। तो फिर बोला कि क्या है, तो एरियल एक्सटेंट। तो बेथोलिथ जो है वो बहुत मैसिव होते हैं, बहुत बड़े एरियल एक्सटेंट में फैले होते हैं। आप देखो कि भाई जैसे एरेनपुरा ग्रेनाइट है वो एक बेथोलिथ है, सेंद्रा ग्रेनाइट है वो भी अपने आप में एक बेथोलिथ है ना। तो आप देखो कि जितने भी बेथोलिथ आपके एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैले हुए होते हैं, लेकिन अगर उसका एरियल एक्सटेंट 100 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास रहता है तो अपन उसको बोलते हैं कि भाई ये मेरा एक स्टॉक है, और इसकी अगर आउटर लाइन या पेरीफेरी जो है वो सर्कुलर हो तो अपन उसको बॉस बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये जो मैं डिस्टिंक्शन करता हूँ स्टॉक्स और बेथोलिथ में, तो ये किस बेसिस पे है, एरियल एक्सटेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपसे बोल रहे हैं कि एक टेक्सचर है जिसके अंदर एक्स सॉल्यूशन लेमिली जो है के फेल्सपार अकर इन अल्बाइट, मैं स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्सचर जिसके अंदर एक्स सॉल्यूशन लेमिली है, के फेल्सपार दैट अकर्स इन अल्बाइट। तो मैंने आपको लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन में जब फेज डायग्राम अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इस तरह का एक फेज डायग्राम बताया था, और उसमें बोला था कि भाई अगर बल्क कंपोजिशन, ये हमारा सॉल्वस है ना, और ये पूरा का पूरा सिंगल फेल्सपार का रीजन है, अगर ये मेरा ऑर्थोक्लेज है और ये मेरा अल्बाइट मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर बल्क कंपोजिशन मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ठंडा होगा तो पहले अल्बाइट का क्रिस्टल बनाएगा, यहाँ पे यूटेटिव पे जा करके ऑर्थोक्लेज का बनाएगा, या आपका ये क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब नीचे जाएगा तो ये सॉल्वस है, सॉल्वस के टेम्परेचर के नीचे जाकर के आपको क्या होता है, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार में सॉल्यूशन देखने को मिलता है, या फेल्सपार में ये जो रीजन है जहाँ पे आपका फेल्सपार क्या है, एज ए सिंगल फेल्सपार एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉल्वस टेम्परेचर के नीचे जाते हैं आपका क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली सॉलिड स्टेट के अंदर सेपरेट हो जाता है, एक आपका के फेल्सपार और एक आपका अल्बाइट। और के फेल्सपार और अनोथाइड के बीच में क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अपने को कंप्लीट लिक्विड इमिसिबिलिटी देखने को मिलती है। तो ऑर्थोक्लोज और अनोथाइड के अंदर आपको खास एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता है, और इसका एक वो कारण भी है कि आपका जो आयनिक रेडिया का डिफरेंस है वो मोर देन 15% है, जो अपन ने क्लास में न्यूमेरिकल के साथ भी किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि यार ये जो सॉल्वस टेम्परेचर है इसके नीचे जाएंगे तो एक सॉल्यूशन होगा। अब अगर ये बल्क कंपोजिशन इधर होता तो ये सॉल्वस टेम्परेचर के नीचे इधर आता तो ऑर्थोक्लेज ज़्यादा होता, और यहाँ पे है तो अल्बाइट ज़्यादा है, तो अपन देखेंगे कि अल्बाइट एक होस्ट की तरह काम करेगा, और इसके अंदर आपको लेमिली किसके मिलेंगे, ऑर्थोक्लेज के। तो इस तरह का जो टेक्सचर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीपरथाइट। और अगर मेरा मान लो कि ऑर्थोक्लेज का एक बड़ा ग्रेन है जिसके अंदर आपको लेमिली किसकी मिल रही है, अल्बाइट की मिल रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, परथाइट टेक्सचर। और इसके लिए अपन ने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था लीवर रूल अप्लाई करके, है ना, कि बल्क कंपोजिशन किसका कहाँ पे होगा तो उसकी वजह से कौन सा टेक्सचर फाइनली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि भाई एक टेक्सचर जिसके अंदर एक्सोल्यूशन लेमिली जो है के फेल्सपार की किसके अंदर मिल रही है, अल्बाइट के अंदर, तो ये कौन से का पार्ट बता रहा है भाई, इसका, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीपरथाइट। तो आप बोलोगे कि भाई एंटीपरथाइट टेक्सचर में क्या होता है, के फेल्सपार की लेमिल जो आपके एक्सोल लेमिली है वो आपको किस में मिलेगा, अल्बाइट के। परथाइट के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा, ऑर्थोक्लेज के अंदर अल्बाइट के लेमिलीज मिलेंगे। ओसिली में क्या होता है, ये आपका लिक्विड इमिसिबिलिटी से बनता है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, लिक्विड इमिसिबिलिटी। और ये जब आपके मैग्मा मिंगलिंग जब होती है तो मैग्मा, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मैग्मा जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो आपके ओवॉइड टाइप के होता है ना, ऐसे फैली हुई सी स्ट्रक्चर होती है आँख की तरह एकदम, ऑर्गेन स्ट्रक्चर जैसे अपन मेटामॉर्फिक में देखते हैं ना, तो इसको अपन ओसेली बोलते हैं। और ग्राफिक इंटरग्रोथ आपका बेसिकली किसको बताता है, क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज का, क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज की ओवर इंटरग्रोथ को बताता है, जो आपका किसका करेक्टरिस्टिक है, यूटेटिक क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई जो ग्राफिक टेक्सचर है इसको अपन, अगर ये माइक्रोस्कोपिक साइज का हो तो इसको अपन ग्रेनोफायरिक भी बोलते हैं। तो ग्राफिक या ग्रेनोफायरिक जो है वो आपका क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज के इंटरग्रोथ को बताता है, जो आपका यूटेटिक क्रिस्टलाइजेशन का करेक्टरिस्टिक टेक्सचर है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बेसिक सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपको बोल रहे हैं कि पोरफिरिटिक बेसाल्ट है ना, इस पोरफिरिटिक बेसाल्ट के अंदर क्या है, फिनोक्रिस्ट है प्लेजोक्लेज के, जो किसे सराउंडेड है, ग्लासी ग्राउंड मास से। अब मैंने आपको बताया था कि पोरफिरिटिक टेक्सचर जो है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ टू स्टेज ऑफ मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन। और एक स्टेज पे आपका क्या होता है, स्लो रेट ऑफ कूलिंग रहती है, और दूसरी स्टेज पे आपका फास्ट रेट ऑफ कूलिंग रहती है, रैपिड रेट ऑफ कूलिंग रहती है। अब
पोर्फिरिटिक टेक्सचर होता क्या है, अपन बोलते हैं कि भाई टू डिस्टिंक्ट ग्रेन साइज आपको देखने को मिलती है। टू डिस्टिंक्ट ग्रेन साइज में अगर मैं बोलूं कि भाई ये मान लो कि एक मेरा रॉक है, इस रॉक के अंदर आपको कुछ ग्रेन साइज बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है ना, और कुछ ग्रेन साइज जो है वो आपकी बहुत ही स्मॉल है, कुछ ग्रेन साइज आपके क्या है बहुत ही स्मॉल है, इतनी छोटी हैं जो आपकी नेकेड आई से आपको दिखेंगे भी नहीं, है ना। तो अपन बोलते हैं कि जो ये स्मॉल ग्रेन साइज है इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या ग्राउंड मास। तो जो स्मॉल ग्रेन साइज इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या ग्राउंड मास बोलते हैं। और जो हमारा लार्ज ग्रेन है, ये जो बड़ा वाला ग्रेन है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, फिनोक्रिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब अपने को पता है कि भाई टू स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि जब स्लो रेट ऑफ कूलिंग होती है तो हायर टेम्परेचर पे आपके क्रिस्टल की ग्रोथ ज़्यादा होती है, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन कम होती है, हायर टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम होता है, विस्कोसिटी कम होती है, उसकी वजह से आपका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है आपका क्रिस्टल ग्रो जल्दी करता है, बड़ा ग्रो करता है, और उसकी वजह से आपको बड़े बड़े ग्रेन देखने को मिलते हैं और फेनेरिटिक टाइप ऑफ टेक्सचर वहाँ पे डेवलप हो जाता है। फिर अपन बोलते हैं कि भाई हाई टेम्परेचर के ऊपर आपको क्रिस्टल की ग्रोथ ज़्यादा क्यों होती है, रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ ज़्यादा क्यों होती है रेट ऑफ न्यूक्लिएशन से। तो अपन बोलते हैं कि हायर टेम्परेचर पे जब आपका मैग्मा जस्ट अपने लिक्विडस टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे आया है ना, वो अभी तक सफिशिएंटली कूल डाउन नहीं हुआ है, तो जो भी न्यूक्लियाई बन रहे होंगे वहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से जो भी न्यूक्लियाई बनेंगे वहाँ पे सरफेस रिलेटेड इनस्टेबिलिटी रहेगी, आपका जो लेटिस है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो नहीं पा रहा है, तो सरफेस के ऊपर जितने भी केटाइंस आकर के उसके ऊपर चिपक रहे हैं वो उसको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा या बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियाई बनेगा तो जरूर लेकिन कोलैप्स होता चला जाएगा। लेकिन जहाँ कहीं पे जो न्यूक्लियाई आपका स्टेबल होगा वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग जब आपकी स्लो होगी, रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन बहुत कम है, उसकी वजह से आपके बड़े ग्रेन्स मिलते हैं। फिर आपका जब मैग्मा डिफ्रेंशिएट होकर के इवोल्व होकर के या मैग्मा से बने हुए क्रिस्टल जब उससे फ्रैक्शनेट हो जाएंगे तो मैग्मा जो बचा रहेगा वो इवोल्व्ड मैग्मा होगा, जिसकी डेंसिटी क्या होगी कंट्री रॉक के सराउंडिंग में, जो सराउंडिंग में कंट्री रॉक है उसके कंपेरिजन में कम होगी, बायोन्सी की फोर्स से वो असेंड करेगा, और असेंडिंग मैग्मा के अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से ओवरहेड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मैग्मा क्या करता है तेजी से सरफेस की तरफ मूव करता है, जिससे क्या होता है उसकी रेट ऑफ कूलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, रैपिड कूलिंग उसकी होती है। रैपिड कूलिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है कि मैग्मा बहुत जल्दी सफिशिएंटली कूल डाउन हो जाता है, उसकी वजह से आपके डिफ्यूजन को इतना टाइम नहीं मिलता है, क्रिस्टल ग्रोथ को इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन रेट ऑफ न्यूक्लियाई जो हो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जब मैग्मा एक जगह स्टॉल किया तो वहाँ पे आपकी रेट ऑफ कूलिंग कम थी, क्रिस्टल ग्रोथ ज़्यादा थी, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन कम था, डिफ्यूजन ज़्यादा था, तो बड़े बड़े ग्रेन्स बने। जब मैग्मा आपका असेंड कर गया बिकॉज ऑफ दिस सम सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मैग्मा, तो आपका जब असेंडिंग मैग्मा उसके अंदर रैपिड रेट ऑफ कूलिंग हुई और उसकी वजह से आपका बहुत स्मॉल ग्रेन साइज बनेगा, क्योंकि आपकी सफिशिएंटली कूल डाउन हो गया मैग्मा का, और वहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम है वो रेशियो जो है वो किसी तरीके से क्या होगा बैलेंस होने की कोशिश करेगा, और आपके छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो डेवलप हो जाएंगे और एक तरह का एफिनिटिक टेक्सचर आपको बना के देगा। तो ओवरऑल जब वो रॉक आपको मिलेगी तो उसके अंदर टू डिस्टिंक्ट ग्रेन साइज मिलेगी, जो अपन बोलते हैं कि आपका टू स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, एक डीपर लेवल पे और एक आपका शेलोवर लेवल पे। तो आप बोलेंगे कि भाई अगर मेरी ये सरफेस है तो यहाँ पे मान लो कि मेरा मैग्मा चैम्बर है, और इस मैग्मा चैम्बर से मेरा क्या हुआ होगा, पहले आपका स्लो रेट ऑफ कूलिंग रही होगी, जब ये मैग्मा ऊपर गया होगा यहाँ पे आपकी रैपिड रेट ऑफ कूलिंग हुई होगी, तो यहाँ पे आपके बड़े बड़े ग्रेन्स बने, और यहाँ पे जब मैग्मा एक क्रिस्टलाइज होगा तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे ग्रेन बने। अब बड़े बड़े ग्रेन तो मैग्मा अपने साथ में लेके जाएगा, तो इससे जो फाइनल टाइम पे जो रॉक बनेगी उसके अंदर बड़े बड़े ग्रेन्स भी होंगे और छोटे छोटे ग्रेन्स भी होंगे। तो इसको अपन बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट ग्रेन साइज अवेलेबल इन इग्नियस रॉक दैट इज डिफाइंड एज पोर्फिरिटिक टेक्सचर विच इज इंडिकेटिव ऑफ टू स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो अपन बोलते हैं कि भाई ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन अपन ने देखे तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आप पेट्रोजेनेसिस ऑफ द बेसाल्ट पे अपन क्या कमेंट कर सकते हैं। अपन ने बोला ना कि इग्नियस टेक्सचर जो है वो उसके पेट्रोजेनेसिस के बारे में बहुत बताता है कि रॉक बनी कैसे, उसके बारे में बहुत हद तक अपने को बताता है। तो क्या अपने ने इंटरप्रेट किया भाई यहाँ से, तो अपन बोला कि भाई बोथ प्लेजोक्लेज एंड ग्राउंड मास क्रिस्टलाइज एट द डीपर लेवल। नहीं, अपन बोलते हैं कि भाई प्लेजोक्लेज डीपर लेवल पे बनेगा और ग्राउंड मास आपका नियर द सरफेस बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखो, बोथ प्लेजोक्लेज एंड ग्राउंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ द बेसाल्ट। नहीं, प्लेजोक्लेज आपका पहले बना होगा और जो ग्राउंड मास है वो आपका बाद में बना होगा। फिर अपन बोलते हैं कि प्लेजोक्लेज क्रिस्टलाइज जो है वो डीपर लेवल पे हुआ है और जो ग्राउंड मास है वो आपका सॉलिडिफाइड एट द शेलोवर डेप्थ। तो आपका ये ऑप्शन बैठ रहा है। फिर प्लेजोक्लेज क्रिस्टलाइज एट द शेलोवर डेप्थ और ग्राउंड मास सॉलिडिफाइड एट डीपर लेवल। तो अपन बोलेंगे कि ना, यो तो गलत है, यो ना बैठा है।
तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अब ये वाला एक है टर्नरी फेज डायग्राम का। अपन बोलते हैं कि भाई जैसे यूटेटिक फेज डायग्राम की बात करें बाइनरी वाले में, तो बाइनरी वाले में जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डायोसाइड लेता हूँ और ये मेरा अनोर्थाइट है और इस तरह से मेरा एक कर्व बनता है ना। और अपन बोलते हैं कि भाई ये मेरा लिक्विडस है ना, और यहाँ नीचे मेरे सॉलिड मिलते हैं, सॉलिड ऑफ डायोसाइड प्लस अनोर्थाइट। अब मैं कहीं पे भी बल्क कंपोजिशन लेता हूँ, अगर मैं ये बल्क कंपोजिशन लिया तो सबसे पहले जो मेरा क्रिस्टल बनेगा वो अनोर्थाइट का बनेगा और पहला क्रिस्टल डायोसाइड का यहाँ पे आकर के बनेगा, और मैग्मा जो इवोल्यूशन है वो इस लाइन के अलोंग होता चलेगा और क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे आकर के फाइनली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी। और जब तक एक फेज कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक आपका जो इनवेरिएबल है, आपको सिस्टम को डिफाइन करने के लिए किसी इंटेंसिव वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोलेगे ठीक है, अगर मेरा बल्क कंपोजिशन यहाँ रहता तो सबसे पहला डायोसाइड बनता और तब तक डायोसाइड बनता जब तक कि ये यूटेटिक पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। यहाँ पे पहुंचते ही मेरा पहला क्रिस्टल अनोर्थाइट का बनता और अल्टीमेटली क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप हो जाता और फाइनल क्रिस्टल का कंपोजिशन वही होता जो मेरे इनिशियल बल्क केमिकल कंपोजिशन है ना। तो आप बोलोगे कि भाई अगर ये बाइनरी में ऐसा हो रहा है तो टर्नरी में क्या हो जाएगा। टर्नरी में मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा बना करके, है ना, कि ऐसे मान लो कि भाई मेरे पास में ये मैंने डायग्राम बना के आपको बताया था, है ना, जैसे एक सिस्टम ये है ना, और एक सिस्टम अपन ये बना दे यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो बोला है कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसके बीच का एक आपका यूटेटिक पॉइंट आएगा, है ना, इसके बीच का एक यूटेटिक पॉइंट आएगा, इसके बीच का एक यूटेटिक पॉइंट आएगा, है ना, और आप बोलोगे कि इसके बीच का एक यूटेटिक पॉइंट आएगा। याद आ रहा होगा अपन ने कंस्ट्रक्शन कैसे किया था। मैंने बोला था कि आपको बल्क केमिकल कंपोजिशन देखना है कि डोमेन किसका है। अब आप देखो यहाँ पे ये आपका अनोर्थाइट है, ये आपका डायोसाइट है और ये आपका फॉस्टेराइट है। तो अपन बोलते हैं कि भाई अगर मेरा बल्क कंपोजिशन यहाँ पे होता और ये कूल डाउन होकर के 1500 डिग्री पे पहुँचता तो पहला क्रिस्टल मेरा फॉस्टेराइट का बनता, फिर ये क्रिस्टलाइजेशन इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता और यहाँ पे आते ही मेरा पहला क्रिस्टल डायोसाइड का बनता, फिर ये क्रिस्टलाइजेशन आपका टर्नरी यूटेटिक की तरफ जाता और यहाँ पे पहला क्रिस्टल अनोर्थाइट का बनता, जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाती है, टर्नरी मेरा यूटेटिक पॉइंट हो गया और यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइजेशन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता और यहाँ पे जो सॉलिड बनता है उसका फाइनल जो कंपोजिशन होता है वो आपका क्या होता, जो आपका इनिशियल बल्क केमिकल कंपोजिशन का है। फिर अपन ने बोला कि अगर बल्क कंपोजिशन मेरा यहाँ होता तो अगर ये कूल डाउन होता तो सबसे पहले आपका क्या बनता भाई, डायोसाइड का क्रिस्टल बनता और अल्टीमेटली ये बाय टर्नरी कोटेक्टिक लाइन पे जाता है, यहाँ पे पहला क्रिस्टल फॉस्टेराइट का बनता और इस लाइन के अलोंग आपका टर्नरी पे पहुंचता जहाँ पे आपका अनोर्थाइट का बनता। यहाँ पे आपका बल्क केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे जब आपका कूल डाउन होगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, अनोर्थाइट। अनोर्थाइट बनाने के बाद में अगर आप स्ट्रेट इसको लेके जाओगे तो ये आपको किसका बनाएगा, डायोसाइट, और बनने के बाद में आपका टर्नरी यूटेटिक की तरफ जाएगा तो ये बनाएगा फॉस्टेराइट, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई मेरा अनोर्थाइट, अनोर्थाइट से अनोर्थाइट प्लस डायोसाइड, फिर आपका अनोर्थाइट प्लस डायोसाइड प्लस फॉस्टेराइट, है ना, प्लस लिक्विड टर्नरी यूटेटिक पे ये है और अल्टीमेटली जो आपका क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप होता है वो टर्नरी यूटेटिक पे होता है और वो क्या बनाता, अनोर्थाइट प्लस डायोसाइड प्लस फॉस्टेराइट। किस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में मेरा ये बल्क केमिकल कंपोजिशन में प्रेजेंट है। तो आप देखोगे कि भाई पहले अनोर्थाइट बना, ठीक है, फिर फॉस्टेराइट बना रहा है, बोला नहीं, पहले डायोसाइड आएगा, फिर फॉस्टेराइट पहले बना रहा है, गलत, फॉस्टेराइट पहले बना रहा है, गलत, फिर आपका अनोर्थाइट, डायोसाइड और फॉस्टेराइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब ये अपन ने टर्नरी यूटेटिक भी पढ़ा है, टर्नरी पेरिटेक्टिक भी पढ़ा है, टर्नरी सॉलिड सॉल्यूशन वाला भी पढ़ा है, और तीनों की मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी और अलग अलग जगह पे अपन ने बल्क केमिकल कंपोजिशन लेके देखा था और बाइनरी यूटेटिक, बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन, बाइनरी पेरिटेक्टिक और बाइनरी लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन, सब के अंदर मैंने लीवर रूल अप्लाई करके आपको बताया था कि क्यों ये सीक्वेंस इस तरह से फॉलो होगी। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दैट, और अगर नहीं है तो एक बार काइंडली उसको रिवाइज कर लेना क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बोवन रिएक्शन सीरीज है, और बोवन रिएक्शन सीरीज जो है ना वो बहुत खूबसूरत चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे, और बोल रहा है कि इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे है। अपन इसको ऑप्शन देखेंगे नहीं अभी, मैं आपको पहले बोवन रिएक्शन सीरीज के बारे में कुछ बताता हूँ। ये इतना ज़्यादा इवोल्यूशनरी है। सबसे पहले बोलते जब आपका धीरे पेट्रोलॉजी इवॉल्व होने चालू हुई थी, लोगों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट इसके अंदर डेवलप किया था, तो बोवन साहब ही एक ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि मैग्मा जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है और मैग्मा डिफ्रेंशिएशन की वजह से मैग्मा डाइवर्सिफाई होता है, और उस मैग्मा के डाइवर्सिफिकेशन को उन्होंने बोला कि इस तरह से मैग्मा इवोल्व होता है,
और मैग्मा इवोल्व होने की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि मैग्मा है उसको ठंडा करोगे, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उससे क्रिस्टल बनेंगे। वो क्रिस्टल जो है वो किसी प्रोसेस से वो अपने मैग्मा चैम्बर से सेपरेट होते चले जाएंगे और बचे हुए मैग्मा का कंपोजिशन चेंज होता चला जाएगा, जिसको अपन ने बोला मैग्मा इवोल्यूशन। और आप देखोगे कि उसके बाद में जब राइट एंड ओकामुरा ने मुकाहोपुही लावा लेक से मैग्मा की सैंपलिंग करी थिन क्रस्ट को पंक्चर करके, और वो मैग्मा सैंपल लेके आए लैब में, उन्होंने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उस जो चिल्ड ग्लास था उसको वापस मेल्ट किया, और उस मेल्ट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब कूल डाउन किया तो ये देखा था कि मैग्मा जो है वो ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर क्रिस्टलाइज होता है ना। आपकी एक सीक्वेंस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन को वो फॉलो करता है। उस सीक्वेंस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन में एक ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। सॉलिड सॉल्यूशन शो करने वाले मिनरल्स का केमिकल कंपोजिशन जो वो चेंज होता चला जाता है। मैग्मा जैसे जैसे ठंडा होता जाता है उससे बनने वाले नंबर ऑफ मिनरल्स है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता जाता है उसका क्रिस्टलाइजेशन होता चला जाता है और मैग्मा का कंपोजिशन चेंज होता चला जाता है। ये जो आपकी सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स है जो आपके प्रेशर और वोलेटाइल कंपोनेंट से इन्फ्लुएंस हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपका जो मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर को कंट्रोल करता है वो है आपकी रेट ऑफ कूलिंग। तो ये सारी चीज़ें आपने मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर को समझने के लिए किया था। बवन साहब ने बोला है कि भाई जो आपका मैग्मा इवोल्यूशन हो रहा है ना, जो आप बोल रहे हो कि जैसे जैसे मैग्मा क्रिस्टलाइज होता चला जाएगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। वो केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की जो सबसे प्राइमरी प्रोसेस उन्होंने मानी वो ये थी कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन से मैग्मा का कंपोजिशन इतना जल्दी से चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, जो मैग्मा से बनने वाले क्रिस्टल्स हैं वो अभी भी मैग्मा के कांटेक्ट में है। तो मैग्मा के जब कांटेक्ट में रहेंगे, रिमूव ही नहीं होंगे, तो मैग्मा का कंपोजिशन चेंज किस तरह से आप मानोगे। तो उन्होंने बोला कि इफ देयर इज ए मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस to evolve the magma is fractional crystallization, which means as soon as the crystal has been crystallized from the magma, it is being removed from the magma chamber. Therefore the leftover magma or the residual melt will have a different chemical composition. ठीक है। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, तो इन्होंने दो सीरीज बनाई, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में इन्होंने बोला है कि जो मिनरल सॉलिड सॉल्यूशन शो करता है, तो इन्होंने दो सीरीज बनाई और उसमें ये बोला कि भाई यहाँ पे मेरा क्या है, ओलिविन जैसे मान लो कि सबसे पहले क्रिस्टलाइज हो रहा है। अब इसमें ओलिविन में भी अपना कौन होता है, सबसे पहले फोस्टेराइट क्रिस्टलाइज होता है। उसका कारण क्या है, अपन बोलते हैं कि आयरन और मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम जो वो ज़्यादा कंपेटिबल है। तो जैसे ही मैग्मा क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा, मैग्नीशियम विल गो इनटू द सॉलिड स्टेट बिकॉज इट प्रीफर द सॉलिड स्टेट ओवर द लिक्विड स्टेट। तो आपका फोस्टेराइट पहले बनेगा। फोस्टेराइट बनने के बाद में आपका क्या होगा, जो मैग्नीशियम आपका फोस्टेराइट के अंदर चला गया, क्योंकि आयरन की जो वैलेंसी है उसकी आयनिक रेडियस का डिफरेंस है वो लेस देन 15% है। तो आपका जो आयरन है मैग्मा का वो फोस्टेराइट के मैग्नीशियम को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, एंड देयर वी विल गेट ए सॉलिड सॉल्यूशन इन ओलिविन। और आपको पता है कि ओलिविन के अंदर आपका फोस्टेराइट बना है ना, फिर एक सीक्वेंस आती है ना कि आपका क्राइसोलाइट आया, फिर आपका हेलोसिडेराइट आएगा, हॉटोनोलाइट आया, फेरोहॉटोनोलाइट आएगा, लास्ट में आपका फाइलाइट आएगा। इस तरह से वो एक सीक्वेंस है। तो आपने बोला कि फिर आपका फोस्टेराइट के बाद में क्या बनेगा, फाइलाइट बनेगा। फाइलाइट में आप बना दिया, फिर एक डिसकंटिन्यूस सीरीज, ये तो ओलिविन की कंटिन्यूस सीरीज हो गई। इसके बाद में आपका क्या होगा, मैग्मा सफिशिएंटली कूल डाउन हुआ, उसकी वजह से सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बढ़ा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड बढ़ा, मैग्मा की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीज हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका पायरोक्सिन क्रिस्टलाइज हुआ। और पायरोक्सिन की वजह से जो आपकी सिलिकेट स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। आप देखेंगे कि चेन सिलिकेट आपकी आ जाती है, ओलिविन के अंदर आपको निजो सिलिकेट देखने को मिलता है ना। तो आप बोलोगे कि जैसे ही आपका पायरोक्सिन बनेगा, आपके नेटवर्क मॉडिफायर्स जो हैं वो और इसको अच्छे से इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर पायरोक्सिन में आपका ऑर्थोपायरोक्सिन बनेगा, फिर क्लाइनोपायरोक्सिन बनेगा, उसके बाद में एम्फीबोल बनेगा, फिर माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स बनेंगे, फिर आपका प्लेजो एल्कली फेल्ड्स्पार बनेगा, फिर जाके लास्ट में आपका क्वार्ट्ज बनेगा। तो बोला कि ये सीक्वेंस मेरी चलती चली जाएगी और इस तरह से मेरा क्या होगा, मैग्मा का कंपोजिशन चेंज होता चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि जब आपका सिर्फ ओलिविन ही क्रिस्टलाइज हो रहा होगा, उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि एक अल्ट्रामेफिक रॉक बनेगी जिसको आप डूनाइट बोल देते हैं। अब ओलिविन के साथ साथ में जब पायरोक्सिन क्रिस्टलाइज होने चालू होगा तो आप बोलोगे कि भाई अब आपके पास में हर्ट्ज़बुर्गाइट भी आ गई, लेर्जोलाइट भी आ गई है ना, फिर आप बोलोगे कि मेरे पास में वेरलाइट भी आ गई है ना। तो आपके पास में पेरिडोलाइट क्या है, तो ओलिविन और पायरोक्सिन के क्रिस्टलाइजेशन से इन्होंने क्या किया, एक ही मैग्मा से अलग अलग रॉक्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जब आपके
पहले मल्टी मैग्मा थ्योरी एग्जिस्ट करती थी कि हर रॉक टाइप के लिए एक अलग से मैग्मा प्रेजेंट होता है। बोवन साहब ने बोला कि ना, ऐसा नहीं है, आपका एक होमोजीनियस मैग्मा है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसकी वजह से जो आपके बनने वाली रॉक्स हैं वो अलग अलग एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स ही तो है रॉक्स, तो अलग अलग मिनरल जो एग्रीगेट हो रहे हैं वो आपके अलग अलग रॉक्स बना रहे हैं और मैग्मा का कंपोजिशन चेंज होता चला जा रहा है, उसकी वजह से मैग्मा से बनने वाले मिनरल भी डिफरेंट होंगे, उससे बनने वाली रॉक भी डिफरेंट होंगी। तो आप देखोगे डूनाइट, लैर्जोलाइट, हर्जबुर्गाइट, वेरलाइट, वेफ्टेराइट, है ना। तो इधर आप बोलोगे कि भाई प्लेजोक्लेज भी तो क्रिस्टलाइज होता है, तो आप बोलोगे कि भाई प्लेजोक्लेज तो आपका क्या पूरा का पूरा सॉलिड सॉल्यूशन शो करता है, तो अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, है ना, लेब्रोडोराइट, लेब्रोडोराइट, फिर आप बोलोगे कि भाई एंडेसिन, है ना, एंडेसिन, फिर आप बोलोगे कि मेरे पास में ओलिगोक्लेज, फिर आप बोलोगे कि भाई मेरे पास में अल्बाइट। तो आप बोलोगे कि अगर मान लो कि ओलिविन क्रिस्टलाइज हो रहा है और वहाँ पे साइमल्टेनियसली आपका अनोर्थिटिक कंटेंट भी क्रिस्टलाइज होने लग जाए, तो आप बोलोगे कि ओलिविन प्लस अनोर्थाइट मिल करके या प्लेजोक्लेज फेल्सपार मिल करके ट्रोक्टोलाइट रॉक बनाते हैं, पायरोक्सिन प्लस प्लेजोक्लेज फेल्सपार मिल करके गेब्रो बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से धीरे 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 लास्ट में यहाँ पे आप आके देखोगे कि ये प्लेजोक्लेज फेल्सपार और क्वार्ट्ज मिल करके टोनालाइट बनाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ अगर के फेल्सपार होगा, क्वार्ट्ज होगा, तो आपका ग्रेनाइट बना देंगे। तो राइट फ्रॉम द अल्ट्रामेफिक रॉक्स टू अल्ट्रा बेसिक, बेसिक, इंटरमीडिएट इग्नेस रॉक्स, आपके एक ही मैग्मा के कंपोजिशन से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो अब बोवन रिएक्शन सीरीज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है मैग्मा के डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर को समझने के लिए, और उस क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर से वैरायटी ऑफ रॉक्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे जैसे आपका मैग्मा क्रिस्टलाइज होता चला जाएगा, तो बोवन रिएक्शन सीरीज में जब आप ओलिविन से क्वार्ट्ज की तरफ जाओगे तो क्या क्या होगा? आप बोलोगे टेम्परेचर कम हो रहा है, बोला ठीक है। आप बोलोगे कि भाई नंबर ऑफ मिनरल्स जो बनते हैं उसका नंबर बढ़ जाएगा, बोला ठीक है। बोला डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, बोला ठीक है। बोला मैग्मा की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, बोला ठीक है। बोला मैग्मा की जो सिलिका परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, बोला ठीक है। मैग्मा का आयरन मैग्नीशियम कम होता चला जाएगा, बोला ठीक है। बोला सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये जो कंसनट्रेशन है एल्यूमिनियम ये बढ़ता चला जाएगा, बोला ठीक है। फिर आपने बोला कि हार्कर वेरिएशन ने बोला कि नहीं, एल्यूमिना तब तक इंक्रीज होता है जब तक कि प्लेजोक्लेज फेल्सपार क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट नहीं हो जाता। जैसे प्लेजोक्लेज फेल्सपार क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा, एल्यूमिना जो है आपका रिमूव होने लगेगा, तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने बोला कि जो बाद में बनने वाले मिनरल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी, बोला ठीक है। बोला कि जो आयरन मैग्नीशियम आपके अर्ली फॉर्म्ड रॉक्स के अंदर चले गए हैं, मिनरल्स के अंदर चले गए हैं, और आयरन मैग्नीशियम जो आपके रॉक्स को, मेजोरिटी ऑफ द रॉक्स को क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं। तो बोला कि तुम देखो कि लास्ट में जो रॉक्स बनेंगी वो ज़्यादातर क्या होती हैं, आपकी लाइट कलर रॉक होती हैं, फेल्सिक रॉक अपन जिनको बोलते हैं। तो तुम देखोगे कि यार डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, सिलिकेट स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी, आपका विस्कोसिटी, डेंसिटी, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंटल अबंडेंस के कंसंट्रेशन किस रॉक में ज़्यादा है, किसके अंदर कम है, वो सब का सब आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये भाई साहब ग्रेविटी है बोवन साहब की, कि भाई साहब जो मैंने बता दिया ना उसकी वजह से तुम सारे आज इंग्लिश पढ़ते फिर रहे हो। ये तो ज़्यादा हो गया है ना। तो जब भी तुम्हारे सामने, जैसे तुम देखते हो ना जो अच्छे अच्छे संगीतकार तुम्हारे सामने आते हैं, या तुम देखते होंगे कि जो बहुत बड़े कलाकार होते हैं, तो कोई जो अपने आप को छोटा कलाकार मानता है या अपने आप को नया मानता है उस फील्ड में, तो बड़े कलाकारों का नाम लेने से पहले ऐसे करता है ना, उस्ताद उस्ताद, ऐसे, है ना। तो जब भी इग्निस पेट्रोलॉजी पढ़ो तो जैसे बोवन साहब का नाम आया ना, तो ऐसे तुम्हारे कान अपने आप टच हो जाना चाहिए कि उस्ताद ठीक है भाई साहब। चलो, अब क्या ये क्वेश्चन देखने की जरूरत है क्या? अब तो तुम कर ही लोगे इसको। तो बोल रहा है कि भाई एज पर बोवन रिएक्शन सीरीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मिनरल्स। तो आप बोलेंगे कि भाई ओलिविन होगा, ठीक है। उसके बाद में बायोटाइट, बोला नहीं, बायोटाइट से पहले तो आपका पायरोक्सिन और एम्फी बोला जाएगा, तो ये गलत हो गया। फिर बोला कि बायोटाइट पहले होगा, ये गलत है। फिर बोला कि मैग्नीशियम पायरोक्सिन, मैग्नीशियम कैल्शियम पायरोक्सिन, बोला ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओलिविन जो है वो आपका सबसे पहले होगा, तो ओलिविन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। फिर आपको बोल रहा है कि भाई ओलिविन, मैग्नीशियम पायरोक्सिन, मैग्नीशियम कैल्शियम पायरोक्सिन, फिर एम्फीबॉल, फिर आपका बायोटाइट, तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भाई आपको इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है, कर लेंगे आराम से। चलो,
फिर आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड लिक्विड व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड इंटरक्यूमुलस लिक्विड बिटवीन क्यूमुलेट मिनरल इज 60% वॉल्यूम वाइज। वॉल्यूम कितना है? 60%। तो अब बताओ भाई कौन सा होगा? फ्लो सेग्रीगेशन तो आपका क्या करता है भाई? सेंटर में कंसंट्रेट करता है। जब आपका फ्लो रहता है तो आपका जो आपके अर्ली फॉर्म्ड क्रिस्टल्स होते हैं हेवी डेंसिटी वाले जो, वो आपके सेंटर में क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं फ्लो सेग्रीगेशन। जबकि ये क्या बोल रहा है कि भाई आपके क्रिस्टल बने हुए हैं और ये जो क्रिस्टल बने हुए हैं इसके अंदर जो आपके क्यूमुलेट्स हैं इसके बीच में आपका क्या है? लिक्विड ट्रैप्ड है। तो ये जो लिक्विड है इसका सेपरेशन कैसे होगा? मैकेनिज्म फैसिलिटेट सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड लिक्विड व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड इंटरक्यूमुलस लिक्विड। तो इंटरक्यूमुलस लिक्विड जो है वो आपका सेपरेट कैसे करेगा? या यूँ बोलें कि इसको अपन क्रिस्टल से सेपरेट कैसे करेंगे? तो फिल्टर प्रेसिंग होगी, है ना। तो क्योंकि अर्ली फॉर्म्ड क्रिस्टल जो है वो आपके क्या है भाई? हेवी हैं। तो हेवी होंगे तो जब ये सटल होने लगेंगे तो बीच का जो ट्रैप्ड लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्टर प्रेसिंग। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ग्रेविटी सेटलिंग में क्या होता है कि भाई ये मेरा मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे मान लो कि ओलिविन क्रिस्टलाइज हुआ तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? ये जो मेरा ओलिविन है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो आपका क्या करेगा? बॉटम पे आकर के सेटल हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेटलिंग। ग्रेन डिस्पर्सिव प्रेशर कब लगता है? जब मान लो मैग्मा में जो आपके सॉलिड्स बन गए हैं या जो मिनरल्स बन चुके हैं वो मोशन में हो, वो मूव कर रहे हो। तो भाई मूव करेंगे तो कोई किधर से जा रहा होगा, किधर से आ रहा होगा, तो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? वापस एक दूसरे से भिड़ करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो जैसे तुम देखते हो ना कि भाई बच्चे जैसे वो छोटे छोटे खिलौने को लगा के, है ना, वो अपनी गाड़ियों को ऐसे चलाते हैं ना, तो भिड़ाते क्या होता है? गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो वो वही वाला डिस्पर्सिव प्रेशर है। कारण वो किसकी वजह से आ रहा है? मैं प्राइमरली कोलिजन की वजह से, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब जैसे आपको बोल रहा है कि भाई ओलिविन को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए फ्रॉम द पायरोक्सिन फ्रैक्शनेशन, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विच वन ऑफ द गिवन ट्रेस एलिमेंट रेशियोज कैन बी यूज टू डिस्क्रिमिनेट ओलिविन फ्रैक्शनेशन फ्रॉम पायरोक्सिन फ्रैक्शनेशन। आपको सिंपली ये बोल रहा है कि भाई आपके पास में क्या है? एक मैग्मा चैम्बर है, इससे आपका ओलिविन और क्लाइनोपायरोक्सिन जो है वो आपके फ्रैक्शनेट हो रहे हैं। फ्रैक्शनेट होने का मतलब क्या है कि ओलिविन जैसे बना वो मैग्मा चैम्बर से सेपरेट हो गया, है ना, और क्लाइनोपायरोक्सिन बना वो भी आपका बनते ही सेपरेट हो गया। तो द क्रिस्टल्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर एज सुन एज दे फॉर्म्ड और क्रिस्टलाइज्ड। तो ओलिविन बनते आपके मैग्मा चैम्बर से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हैं अपने पास में, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई मैं कैसे पता करूं ये ट्रेस एलिमेंट के रेशियो से कि भाई मेरा ओलिविन जो है वो क्लाइनोपायरोक्सिन से डिफरेंटली अलग है, या यूं बोलें कि डिफरेंट है। तो अगर मेरे को डिस्क्रिमिनेट करना हो ओलिविन फ्रैक्शनेशन को क्लाइनोपायरोक्सिन फ्रैक्शनेशन से, तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रेस एलिमेंट के रेशियोज को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे कि सर्टेन ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो अपनी एक एफिनिटी शो करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर मिनरल्स। फॉर एग्जांपल ओलिविन के लिए क्या होता है? आपका निकल जो है वो बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है। तो जैसे ओलिविन क्रिस्टलाइज होने लगेगा, निकल जो है वो आपके ओलिविन के स्ट्रक्चर में जाकर के मैग्मा से सेपरेट हो जाएगा। ऐसे क्रोमियम जो है वो क्लाइनोपायरोक्सिन में बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है। यूरोपियम जो है वो प्लेजोक्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है। रुबीडियम जो है वो आपका एल्कली फेल्सपार में बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है, बायोटाइड में कंपेटिबल है ना। फिर आप देखोगे कि हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट जो हमारे गार्नेट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपेटिबल हैं। तो जब भी गार्नेट फ्रैक्शनेट होगा वो मेल्ट से हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट को ले जाएगा। प्लेजोक्लेस फ्रैक्शनेट होगा तो वो यूरोपियम को ले जाएगा। ओलिविन फ्रैक्शनेट होगा तो वो निकल को ले जाएगा। क्लाइनोपायरोक्सिन फ्रैक्शनेट होगा तो वो क्रोमियम को ले जाएगा। प्लेजोक्लेस फेल्सपार फ्रैक्शनेट होगा तो स्ट्रोंशियम को ले जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इनका जो बिहेवियर है वो आपका सर्टेन मिनरल्स के लिए काफ़ी यूनिक रहता है ना। ये बोलता है कि वो जैसे तुमने वेब सीरीज देखी उसमें है ना कि हमारे साथ जुड़ने की शर्त सिर्फ एक ही है, लॉयल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लॉयल्टी जो है वो खूब निभाई जाती है। तो निकल जो है वो ओलिविन में कंपेटिबल है, हेवी रेयर एलिमेंट गार्नेट में कंपेटिबल है ना। अब हेवी रेयर एलिमेंट गार्नेट में क्यों कंपेटिबल है? क्योंकि भाई वो गार्नेट है, जहाँ पे मेटर बड़े होते हैं गार्नेट वहीं पे खड़े होते हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट आपके गार्नेट के अंदर चले जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे आप देखोगे कि भाई थोरियम जो है वो मोनाजाइट के अंदर कंपेटिबल है। सीरियम लेंथनम जो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है वो आपके मोनाजाइट के अंदर कंपेटिबल है। ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई ओलिविन जब बनेगा या ओलिविन जब फ्रैक्शनेट होगा तो वो क्या करेगा? निकल ज़्यादा लेके जाएगा, क्रोमियम कम लेके जाएगा। तो आप देखोगे कि निकल और क्रोमियम का जो रेशियो है
इसकी मदद से अपन पता कर सकते हैं कि भाई मेरा जो क्रिस्टल फ्रैक्शनेट हो रहा है वो ओलिविन है कि क्लाइनोपायरोक्सिन है ना। क्यों? क्योंकि ओलिविन के अंदर निकल ओवर क्रोमियम का रेशियो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि निकल जो है वो ओलिविन में कंपेटिबल है। कंपेटिबल होने का मतलब क्या है कि ट्रेस एलिमेंट अपन डिफाइन करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.1 वेट परसेंटेज से कम हो या 1000 पार्ट्स पर मिलियन से कम हो। और ट्रेस एलिमेंट अपना खुद का मिनरल फेज नहीं बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, मेजर या माइनर एलिमेंट जो मिनरल्स के होते हैं उनको ये रिप्लेस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। और इनका जो सब्सटीट्यूशन का तरीका है ना बहुत यूनिक है, और पर्टिकुलर ट्रेस एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर मिनरल्स को ही सेपरेट करता है। तो ऐसे ट्रेस एलिमेंट जो आपके सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करते हैं उनको कंपेटिबल एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे ट्रेस एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करते हैं उनको अपन इनकम्पेटिबल एलिमेंट बोलते हैं। तो कंपेटिबल एलिमेंट में निकल की जो कंपेटिबिलिटी है वो ओलिविन के साथ में बेहतरीन तरह लेवल की है। तो ओलिविन जैसे फ्रैक्शनेट होगा, निकल जो है वो आपका ओलिविन में चला जाएगा और क्रोमियम जो है वो क्लाइनोपायरोक्सिन में चला जाएगा। तो आप देखोगे कि निकल अपॉन क्रोमियम का रेशियो ओलिविन के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा, और क्लाइनोपायरोक्सिन के लिए बहुत कम। ठीक है, तो निकल ओवर क्रोमियम का जो रेशियो है इसको अपन यूज करते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द ओलिविन फ्रैक्शनेशन फ्रॉम द क्लाइनोपायरोक्सिन फ्रैक्शनेशन। अब बोल यार, कर लेगा ना भाई, आसान है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटासिक ग्रुप ऑफ रॉक। पोटासिक ग्रुप ऑफ रॉक में आपको सिंपली पता होना चाहिए कि भाई मेरी जो लेम्प्रोइट है ये तो अल्ट्रा पोटेसिक रॉक है। अल्ट्रा पोटेसिक रॉक का मतलब क्या है कि अगर मैं K2O जो है इस Na2O से ज़्यादा होता है। किम्बरलाइट जो है ये भी आपकी क्या है, पोटेसिक अल्ट्रामेफिक रॉक है, मतलब इसके अंदर भी पोटेशियम खूब भरा रहता है। ये जो कोमाटाइट है ये आपका क्या है, एक्सेप्शनली रिच इन MgO कंटेंट है, मोर देन 18% आपका क्या रहता है इसके अंदर MgO वेट परसेंटेज रहता है। और इसकी वजह से अपन मैग्नीशियम नंबर भी डिफाइन करते हैं, MgO लिक्विड इक्विलिब्रियम भी डिफाइन करते हैं, और उससे ये भी बताते हैं कि भाई आपका जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व है उसके बेसिस पे अपन ये बता सकते हैं कि भाई आपका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। मैग्नीशियम नंबर जो डिफाइन करते हैं उसमें भी अपन क्या बताते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द मैग्मा बताते हैं। जितना बड़ा मैग्नीशियम नंबर होगा उतना ही कम डिफरेंशिएशन हुआ होगा, जितना कम मैग्नीशियम नंबर है उतना ही ज़्यादा आपका डिफरेंशिएशन हुआ होगा। लिक्विड लाइन ऑफ डिसेंट जो है वो आपका एल्गलीज की तरफ चला गया होगा। याद आ रहा होगा आपको ये सब। फिर अपन बोलते हैं कि जो आपका जो कोमाटाइट है ये आपकी क्या है, अल्ट्रामेफिक वोल्केनिक रॉक है। ये इसकी स्पेशलिटी है भाई, अल्ट्रामेफिक वोल्केनिक रॉक। और ख़ास तौर से ये आर्कियन टाइम में ही कन्फाइंड है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा था और हाई MgO कंटेंट को, क्योंकि मैग्नीशियम जो वो भाई साहब कंपेटिबल है, सॉलिड स्टेट को वो छोड़ना नहीं चाहता। तो तुम देखोगे कि अगर आपको हाई MgO कंटेंट लिक्विड में चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मेल्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो है वो मेल्ट करना पड़ेगा, है ना। और मेल्टिंग करने के लिए तुमको मैंने बताया था कि एक तो सबसे पहले आपको जो सॉलिडस टेम्परेचर होता है उससे ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। कि सॉलिडस टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर बिलो विच एवरीथिंग रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट। तो फ्रैक्शन ऑफ मेल्ट जनरेट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉलिडस टेम्परेचर से ऊपर जाना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ी सी मेल्ट जनरेट करना है तो आपको ऊपर और कम टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर MgO कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको टेम्परेचर 1500, 1600, 1700 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना। और जनरली जो हमारे मेल्ट आज के प्रेजेंट में जो मिलते हैं वो उनका कंपोजिशन टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आपको ज़्यादातर मेंटल की मेल्टिंग से बेसाल्ट मिलता है, ना कि अल्ट्रामेफिक लावा। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस अल्ट्रामेफिक वोल्केनिक रॉक से आपकी कोमाटाइट बनती है, और इसका एक स्पेशल फीचर है जिसको अपन बोलते हैं स्पिनिफिक्स टेक्सचर। और स्पिनिफिक्स टेक्सचर में क्या होता है, एक्सेप्शनली लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ ओलिविन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब लार्ज क्रिस्टल ऑफ ओलिविन जो है वो अब नॉर्मल क्यों हो गया, क्योंकि ये वोल्केनिक रॉक है, और वोल्केनिक रॉक के अंदर आपको लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल मिलना ये अपने आप में एक रेयर है। जो ये बताता है कि जब ये आपका अल्ट्रामेफिक वोल्केनिक कंपोजिशन या अल्ट्रामेफिक कंपोजिशन का लावा सब सरफेस से सरफेस की तरफ असेंड कर रहा था, तो आपकी रैपिड रेट ऑफ कूलिंग और उसकी वजह से आपका क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो ओलिविन जो वो सरफेस पे आने से पहले क्रिस्टलाइज हो गया, और बाकी आपका क्या है, क्वेंच्ड ग्लास है। तो आप देखेंगे कि ये कोमाटाइट के अंदर स्पिनिफिक टेक्सचर देखने को मिलता है। और जो सोसोनाइट होती है ये पोटेशियम रिच बेसाल्ट ही होती है, ठीक है, पोटेशियम रिच बेसाल्ट। तो आप देखेंगे भाई सिर्फ एक ऐसी रॉक है जिसके अंदर पोटेशिक ग्रुप जो है वो ना के बराबर है, दैट इज योर कोमाटाइट। कर लेंगे आराम से। और किम्बरलाइट जो है इसको ये याद होगा, इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, डायमंड। और मैंने आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी में डायमंड की पूरी कहानी सुनाई थी ना, है ना, कि जरूरी नहीं है कि सारी किम्बरलाइट्स के अंदर आपको डायमंड मिले, लेकिन अगर डायमंड मिल रहे हैं
तो वो किम्बरलाइट और लैम्प्रोइड जैसी रॉक के अंदर ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि किम्बरलाइट जो है वो एक बेसिक नेचुरल कैरियर है। डायमंड तो आपके मेंटल में बनते हैं, लोअर मेंटल उसका सोर्स होता है, अपर मेंटल में वो प्रिजर्व्ड होते हैं, और आपके नियर द सरफेस इंट्राप्लेट मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से आपका कोमाटाइट किम्बरलाइट जो है उसको सरफेस के नज़दीक लेके आता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि कॉन्कॉर्डेंट लेंस शेप्ड इग्नेस इंट्रूजन को अपन क्या बोलते हैं, जिसका कॉन्वेक्स अपवर्ड हो, है ना। तो अपन बोलते हैं कि भाई अपने पास में कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं, लेकोलिथ है ना। लेकोलिथ में आपका क्या होता है, ये आपका इस तरह से होती है ना, जिसके फ्लैट बेस होता है नियरली, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं होती है इसके। और ज़्यादातर ये क्यों बनता है, हाई विस्कोसिटी की वजह से। और विस्कोसिटी क्यों इंक्रीज होती है, सिलिका परसेंटेज की वजह से, या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम होने की ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो ये ज़्यादातर आपका एसिडिक रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, ग्रेनिटिक रॉक के अंदर। क्यूपोला जो है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई ये मेरी आपकी सरफेस है, और इस सरफेस के नीचे कहीं पे मेरा क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इंट्रूजन हुआ, और इस इंट्रूजन की वजह से आपके कुछ ऑफ शूट जो है वो देखने को मिलते हैं दूर दूर, और ये आपका क्या है, इंट्रूजन है। और इस इंट्रूजन के अंदर कभी कभी अपने को क्या मिलती है, कंट्री रॉक देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूफ पेंडेंट, है ना, रूफ पेंडेंट। और ये जो ऑफ शूट्स है प्लूटोनिक रॉक के, या जो प्लूटोन है, तो इन ऑफ शूट्स को अपन क्या बोलते हैं, क्यूपोला बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो क्यूपोला तो होगा नहीं। फिर फेकोलिथ क्या होता है, ये भी एक कॉन्कॉर्डेंट बॉडी है, लेकिन ये आपका फोल्ड के अलोंग मिलता है, क्रेस्ट और ट्रफ पॉइंट्स के अलोंग मिलता है। और सिल आपकी क्या है, ये भी कॉन्कॉर्डेंट बॉडी है जो आपकी कंट्री रॉक के पैरेलल रन करती है। तो लेकोलिथ ही एक ऐसा है जिसमें आपका क्या है, कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो अंदर वाली साइड कॉनकेव होती है, अपने को पता है, जो कर्व्ड सरफेस होती है, तो ये कॉनकेव होगी, और बाहर वाली साइड जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसका एक उल्टा और होता है, सॉसर शेप्ड बॉडी मिलती है इस तरह से, है ना, जो आपका ज़्यादातर क्या होती है, बेसाल्टिक कंपोजिशन की होती है, बेसिक कंपोजिशन की होती है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम रहती है, और वो फैलता ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से सब्सिडाइज भी करता है। तो साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्सिडेंस चलता रहता है। तो उसकी वजह से आपको क्या मिलती है, एक ऐसी कटोरी जैसी शेप मिलती है, सॉसर शेप जैसी मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लोपोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लोपोलिथ को याद करने का तरीका क्या है, जैसे लेप अपन लेते हैं ना, ऐसे गोदी में बच्चा लेकर के खिलाते हैं अपन, लेप लोपोलेप, है ना, ये लोपोलिथ। ठीक है, तो लेप से याद करने ना लोपोलिथ, इस तरह से बच्चों को। अरे तुमने कभी इस तरह से बच्चों को उल्टा करके खिलाया, ऐसे ऐसे नहीं खिलाते ना, अवल ऐसे करके खिलाते हैं, है ना। तो लोपोलिथ को याद करने का एक बेसिक सा एक तरीका है, थोड़ा सा अब है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, तुमको याद करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, बट तुमको पता चलेगा कि ये काम की चीज़ है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई लेंस शेप्ड कॉन्वेक्स अपवर्ड जो इग्निस इंट्रूजन है वो कौन है, लेकोलिथ है। क्यूपोला तो है नहीं, ये तो ऑफशूट्स है। फेकोलिथ आपका फोल्डेड स्टार्टा के अंदर मिलता है, जहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ पॉइंट्स में आपका क्या होता है, मैग्मा आकर के क्रिस्टलाइज होता है। फिर सिल जो है वो आपका कंकॉर्डेंट बॉडी है, जो आपका पैरेलल चलती है बॉडी, जो भी कंट्री रॉक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो टेक्सचर है वो आपका बेसाल्टिक रॉक के अंदर एंगुलर इंटरस्टिसेस बिटवीन प्लेजियोक्लेस ग्रेन्स आर ऑक्यूपाइड बाय पायरोक्सिन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरह का टेक्सचर बात करते हैं तो अपन ऑफिटिक टेक्सचर, सब ऑफिटिक, है ना, सब ऑफिटिक, इंटरग्रेनुलर, इंटरसर्टल, है ना, फिर आपका हेलो ऑफिटिक, हेलो अप्लेटिक, इस तरह से वो चलता जाता है। तो क्या होता है कि बेसिकली आपका एक बड़ा ग्रेन पायरोक्सिन का है ना, जैसे ये मान लो कि पायरोक्सिन का बड़ा ग्रेन है, और इस पायरोक्सिन के बड़े ग्रेन के अंदर आपको क्या मिलती है, प्लेजियोक्लेस के क्रिस्टल्स मिलते हैं, है ना, इनक्लोज्ड। सो व्हेन एवर द प्लेजियोक्लेस लेमिनीज आर इनक्लोज्ड बाय लार्ज ग्रेन ऑफ पायरोक्सिन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफिटिक टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये प्लेजियोक्लेस पूरी तरीके से बाउंड नहीं हो, बाहर निकल रहा हो, थोड़ा थोड़ा पार्शियली इनक्लोज्ड हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सब ऑफिटिक टेक्सचर बोलते हैं। फिर अपन बोलते हैं कि इंटरग्रेनुलर टेक्सचर में क्या होता है कि आपका लार्ज इंटरस्टिशियल स्पेस है, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो आपका कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, पायरोक्सिन के क्रिस्टल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनुलर। इंटरसर्टल में क्या होता है कि ये जो पायरोक्सिन के जो क्रिस्टल हैं ये छोटे होते जाते हैं और ग्लास इंट्रोड्यूस हो जाती है ना। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये टेक्सचर चलता रहता है। तो आप देखो विट्रोफायरिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो बड़े बड़े जो फिनोक्रिस्ट है वो आपका क्या है, ग्लासी मटेरियल के अंदर सेटल्ड है। ठीक है, विट्रिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लास, और डीविट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ग्लास इनटू फेनेरेटिक टेक्सचर, या आपके विजिबल ग्रेन साइज जितना तो कम से कम रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाए। तो डीविट्रिफिकेशन जो है आपका क्या बनाता है,
रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ग्लास, जिससे आपके ग्रेन वापस डेवलप होते हैं। विट्रिफिकेशन में क्या होता है कि आपका बहुत रैपिड रेट ऑफ कूलिंग है, उसकी वजह से आपका जो मैग्मा है वो डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाता है ग्लास के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं विट्रोफायरिक टेक्सचर। तो जो अर्ली फॉर्म फिनोक्रिस्ट हैं दे विल बी सेटल्ड इनटू ग्राउंड मास ऑफ ग्लास, या ग्लास के अंदर आपके क्या होंगे, फिनोक्रिस्ट सेटल्ड होंगे, तो इसको अपन विट्रोफायरिक बोलते हैं। ऑफिटिक के अंदर क्या होगा, जो पायरोक्सिन है वो कंप्लीटली सराउंड करेगा या इनक्लोज करेगा प्लेजोक्लेज को। सब ऑफिटिक में क्या होगा, पार्शियली इनक्लोज करेगा। और इंटरग्रेनुलर के अंदर क्या होगा, आपके जो प्लेजोक्लेज क्रिस्टल्स हैं उसके बीच का जो स्पेस है वो आपका कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, पायरोक्सिन के क्रिस्टल। तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, आपके पायरोक्सिन के क्रिस्टल छोटे होते चले जाएंगे और जो ग्राउंड मास है उसके अंदर ग्लास इंट्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो इंटरसर्टल से वो चालू होता है, ठीक है। तो ये पूरी एक सीक्वेंस है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे भाई, कर लोगे आराम से। फिर आप देखो भाई वोल्केनिक डेब्रिस है, जब ये पानी के साथ में मिक्स होती है तो क्या बनाता है, तो अपन बोलते हैं ये लहर बनाता है। तो टफ क्या होती है, टफ जब आप वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो आपके पास में बहुत सारे फाइनर पार्टिकल्स भी आपके इरप्ट होते हैं। तो जब ये फाइनर पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आपके सरफेस पे जाकर के जब डिपॉजिट होते हैं तो इनको अपन बोलते हैं एस। आपके 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, पायरोक्लास्ट, लेपिली और एस। तो एस जो है वो आपके सबसे छोटी ग्रेन साइज होती है, लेपिली जो है वो आपकी थोड़ी सी ठीक ठाक ग्रेन साइज होती है, पायरोक्लास्ट आपके बड़े ग्रेन्स होते हैं। तो ये जब एस आपकी एक्यूमुलेट होकर के सॉलिडिफाइड होती है तो उससे जो रॉक बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टफ, ठीक है। फिर आपका जो लहर है ये आपका सिंपली जो पूछा है वो ये है कि जब वोल्केनिक डेब्रिस आपका पानी के साथ में मिक्स होगा तो वो क्या करेगा, फ्लो बनाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मड फ्लो। और उसको आप सिंपली एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो लहर। इग्निम्ब्राइट क्या होती है, इग्निम्ब्राइट आपका एक टाइप ऑफ वोल्केनिक रॉक है जो किससे फॉर्म होती है, डिपोजिशन ऑफ पायरोक्लास्टिक फ्लो, है ना। तो पायरोक्लास्टिक फ्लो की वजह से डिपॉजिट होने वाली वोल्केनिक रॉक को अपन क्या बोलते हैं, इग्निम्ब्राइट बोलते हैं। और ब्लॉक एंड ऐश डिपॉजिट तो आपके क्या है, आपका बहुत सारे पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में इजेक्ट होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो आपस में आकर के जाकर के किसी न टाइम पे सटल होंगे और सटल होकर के क्या बना देंगे, आपका एक तरह का रॉक जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक एंड ऐश डिपॉजिट, ठीक है। तो ये बेसिक्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर हमारे पास में अगेन वही आ गया। अब यहाँ पे क्या है, डाइऑक्साइड, अनॉर्थाइट और ये टर्नरी सॉल्यूशन वाला है, सॉलिड सॉल्यूशन वाला डायग्राम है ना। तो इसमें आप देखो कि भाई डाइऑक्साइड, अल्बाइट, अनॉर्थाइट टर्नरी सिस्टम है जिसके अंदर कर्व पूछा है कि कर्व अलोंग विच बोथ डाइऑक्साइड एंड प्लेजोक्लेस कैन फॉर्म। तो यहाँ पे अल्बाइट तो सेपरेटली बनेगा नहीं ना, अनॉर्थाइट बनेगा। तो आपका एक बल्क कंपोजिशन डिफाइन करेगा, बल्क केमिकल कंपोजिशन डिफाइन करेगा कि आपका प्लेजोक्लेस किस केमिकल कंपोजिशन का बनेगा। तो आपने बोला कि भाई ये बल्क कंपोजिशन मेरा ए है, तो यहाँ पे जब ये कूल डाउन होगा तो क्या बनेगा, पहले डाइऑक्साइड बनाएगा और जब ये टर्नरी कोटेक्टिक लाइन को कट करेगा, या यूँ बोले कि कोटेक्टिक कर्व या कोटेक्टिक लाइन को कट करेगा, तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले आपका क्या होगा, प्लेजोक्लेस बनेगा। और उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीड करेगा और आपका मैग्मा जो है वो अल्बाइट रिच होता चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि भी क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जैसे आपका इनिशियल बल्क केमिकल कंपोजिशन के कोरिस्पॉन्डिंग आपको सॉलिड मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि जो कोटेक्टिक कर्व लाइन है उस कोटेक्टिक कर्व लाइन के अलोंग आपको क्या मिलेगा, प्लेजोक्लेज और डाइऑक्साइड का साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये कोटेक्टिक कर्व, आपके कोटेक्टिक कर्व कौन सा है, ये है, ठीक है। तो टर्नरी यूटेक्टिक तो आप इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे। फिर आप बोलोगे कि पेरिटेटिक लाइन जो है वो आपका पेरिटेटिक वाले में मिलेगा। पेरिटेटिक लाइन ये सेम ही है क्या ऑप्शन, मेरे ख्याल से सेम नहीं होना चाहिए, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, है ना। तो ये बेसिक से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे अपन बात करें कि भाई जो बहुत सारी डाइक्स होती हैं जिसके अंदर फिनोक्रिस्ट जो हैं वो आपके सेंटर की तरफ कंसंट्रेट होते हैं। तो डाइक आपकी क्या एक डिस्कॉर्डेंट इग्नेस बॉडी है और वो आपकी क्या करती है, कंट्री रॉक्स को कट अक्रॉस करते हुए निकलती है। तो अगर मान लो कंट्री रॉक इस तरह से है तो मेरी डाइक जो है वो क्या करेगी, इस तरह से निकलेगी कट करती हुई। तो जब ये मूव कर रही होगी तो उसमें क्या होगा, जो आपके हैवी क्रिस्टल जो क्रिस्टलाइज हो रखे हैं वो आपके इस फ्लो डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, फ्लो सेग्रीगेट हो जाएगा सेंटर के अंदर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लो सेग्रीगेशन, ठीक है। अब फ्लो सेग्रीगेशन एक प्रोसेस है। मैग्मा मिक्सिंग में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा जो है वो आपस में मिक्स होते हैं, है ना। और वेपर फेज एक्सोल्यूशन, इससे तो कोई सेग्रीगेशन का मतलब ही नहीं है। कंट्री रॉक एसिमिलेशन में क्या होता है कि जब ये डाइक आपकी जा रही होगी तो ये कंट्री रॉक के कुछ पार्ट जो है इसके अंदर टूट टूट के मिल जाते हैं। तो ये आपका अगर डाइक के अंदर जो भी मैग्मा है उसका अगर टेम्परेचर ठीक ठाक है, हाई रहेगा,
तो क्या करेगा, उस कंट्री रॉक को मेल्ट कर लेगा। तो मेल्ट करने के बाद में वो कंट्री रॉक किसका पार्ट बन जाएगी, मैग्मा का। तो उसकी वजह से मैग्मा का थोड़ा बहुत कंपोजिशन चेंज होता है, इसको अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। तो व्हेन मैग्मा असेंड्स द फ्रेगमेंट्स ऑफ द कंट्री रॉक मे गोट melted in the magma and therefore changing the composition of the magma, that is called magma assimilation, है ना, या magmatic assimilation बोलते हैं, या country rock assimilation बोलते हैं। ये जो है वो magmatic differentiation से अलग चीज़ है, ठीक है। मैग्मा डिफरेंशिएशन और मैग्मा एसिमिलेशन ये उल्टा है। मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मैग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, उससे बनने वाले क्रिस्टल जो है मैग्मा से सेपरेट हो रहे होते हैं। एसिमिलेशन जो है वो रिवर्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस है ना। तो रिवर्स डिफरेंशिएशन कैसे है कि जो आपके कंट्री रॉक के टुकड़े हैं वो मैग्मा में गिर रहे हैं और मैग्मा का तापमान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कंट्री रॉक के टुकड़े जो हैं वो आपके डिजोल्व हो जा रहे हैं, है ना। तो उसकी वजह से मैग्मा का कंपोजिशन जो होता है, तो ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पता कैसे करते हैं कोई सी मैग्मा का जो है वो एसिमिलेशन हुआ है कि नहीं हुआ, स्टोन सेम रेशियो से पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसके अंदर स्टोन सेम ज़्यादा होता है, तो अगर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो पार्टिकल्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं अगर वो मैग्मा में ज़्यादा गिरते हैं तो मैग्मा में अल्टीमेटली स्टोनशियम की कंसंट्रेशन वो बढ़ा देता है, तो उससे बनी जो उस मैग्मा से जो रॉक बनेगी उसके अंदर स्टोनशियम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे भाई। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बेसाल्ट टाइप कौन सा है जो डिप्लीटेड है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर। अब लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर आप डिफाइन करेंगे तो आयनिक पोटेंशियल के बेसिस पे अपन दो तरह के एलिमेंट डिफाइन करते हैं, याद आ रहा होगा, लार्ज आयन लिथोफाइल एलिमेंट एंड हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट। तो ये अपन कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली आयनिक रेडियाई के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई जिनका आयनिक पोटेंशियल लेस देन 2 होता है वो आपका क्या रहता है, लार्ज आयन लिथोफाइन एलिमेंट, और जिनका आयनिक पोटेंशियल 2 से ज़्यादा होता है वो आपका क्या होता है, हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट। तो हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट जो वो जनरली क्या होते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो तो ज़्यादा होती है और उनकी रेडियस कम होती है। तो अपन बोलते हैं कि कोई भी अगर एटम है या एलिमेंट है उसकी आयनिक रेडियस जितनी स्मॉल होगी वो उतना ही ज़्यादा कंपेटिबल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो आपके लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो 57 टू 61 पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट आते हैं 57 टू 61, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ये क्या है, इनकी आयनिक रेडियस क्या है, ज़्यादा है, वैलेंसी तो उतनी है, सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट आपके ट्राइवेलेंट के टाइम्स में मिलते हैं, है ना, ट्राइवेलेंट वैलेंसी होती है। अब आप देखोगे कि भाई ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट जो है इनकी आयनिक पोटेंशियल कम है, उसकी वजह से इनकी इनकम्पेटिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है भाई, इनकी इनकम्पेटिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जिस भी रॉक के अंदर मान लो कि आपका कोई फर्टाइल मेंटल है, उस फर्टाइल मेंटल की पार्शियल मेल्टिंग होगी तो उस मेल्ट में आपका क्या होगा, इनकम्पेटिबल एलिमेंट ज़्यादा जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकम्पेटिबल एलिमेंट जो है वो आपके क्या है, लिक्विड स्टेट को प्रीफर करते हैं। तो जैसे ही मेल्ट जनरेट होगा तो क्या होगा, आपके लाइट रेयर एलिमेंट जो है वो भागेंगे जल्दी से किधर, मेल्ट के अंदर। और ये आपका कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो, जहाँ पे डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग जो है वो क्या हो, कम हो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग बेसाल्ट टाइप्स इज डिप्लीटेड इन लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आप बोलोगे कि बेसाल्ट जो है वो आपका मिड ओशनिक रिज पे मिलता है। मिड ओशनिक रिज पे जो मिलने वाला बेसाल्ट है वो जनरली कहाँ से आ रहा है, डिप्लीटेड मेंटल से आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक फर्टाइल मेंटल है, ठीक है। फर्टाइल मेंटल का मतलब क्या है कि अपने पास में कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल एलिमेंट दोनों है, ठीक है, कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल एलिमेंट दोनों है। तो एक ऐसी रॉक जिसके अंदर कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल एलिमेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टाइल मेंटल बोलते हैं। इस फर्टाइल मेंटल की जब पार्शियल मेल्टिंग करेंगे तो एक मेल्ट जनरेट होगा। इस मेल्ट में आपके क्या होंगे, इनकम्पेटिबल एलिमेंट ज़्यादा चले जाएंगे, है ना। और इस मेल्ट से बनने वाली रॉक जो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, इनरिच्ड सोर्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भाई इनकम्पेटिबल एलिमेंट ज़्यादा है। तो कोई ऐसी रॉक जिसके अंदर इनकम्पेटिबल एलिमेंट ज़्यादा होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इनरिच्ड सोर्स बोलते हैं। और ये जो इनरिच्ड सोर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो कौन है, मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब आप बोलोगे कि जब मैंने इस फर्टाइल मेंटल को पार्शियली मेल्ट किया तो एक मेल्ट जनरेट हुआ प्लस एक सॉलिड रेजिड्यू रह गया। भाई पूरी तरीके से मेल्ट नहीं किया तो जो जितना मेल्ट किया वो तो मैग्मा में चला गया, जो बचा वो सॉलिड रेजिड्यू है।
ये सॉलिड रेजिड्यू के अंदर क्या होगा, इनकम्पेटिबल एलिमेंट बहुत कम हो जाएंगे। जब इनकम्पेटिबल एलिमेंट कम हो जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, डिप्लीटेड मेंटल बनाएगा। क्या बनाएगा, डिप्लीटेड मेंटल। तो आप ध्यान रखेंगे कि फर्टाइल मेंटल जो है वो एक ऐसी रॉक के बारे में बात करता है जिसके अंदर कंपेटिबल इनकम्पेटिबल एलिमेंट दोनों होते हैं। मेरा जो इनरिच्ड सोर्स है वो एक ऐसी रॉक के बारे में बात करता है जिसके अंदर इनकम्पेटिबल एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। डिप्लीटेड मेंटल जो है मेरी एक ऐसी रॉक के बारे में बात करता है जिसके अंदर इनकम्पेटिबल एलिमेंट कम होते हैं। अब ये जो डिप्लीटेड मेंटल है इसकी जब आप पार्शियल मेल्टिंग करोगे तो क्या बनेगा, बेसाल्ट। और ये जो बेसाल्ट है, इस बेसाल्ट के अंदर लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होंगे, बहुत कम होंगे। कारण क्या है उसका, कि भाई साहब इस डिप्लीटेड फर्टाइल मेंटल की मेल्टिंग हुई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती चली गई, पीछे डिप्लीटेड मेंटल बना, उसकी जब मेल्टिंग होगी तो आपका बेसाल्ट बनेगा, जो आपका मिड ओशन इग्रीज बेसाल्ट आता है। तो मिड ओशन इग्रीज बेसाल्ट जो है उसके अंदर आपको लार्ज आयन लिथोफाइल एलिमेंट भी कम मिलेंगे, लार्ज आयन लिथोफाइल एलिमेंट भी कम मिलेंगे, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट भी आपको कम मिलेंगे। समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन टिपिकल जियोकेमिस्ट्री में अपन डील करते हैं, इग्निस में डील नहीं करते हैं। तो अगर आपको जियोकेमिस्ट्री के ये वाले बेसिक्स क्लियर नहीं है रेयर अर्थ एलिमेंट वाले, तो यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली, है ना। हो सकता है कि जुगाड़ लगा करके, जय माता दी, लेट्स रॉक करके, है ना, करके ये चार में से ये एक होगा, वो वाली एक स्कीम तिकड़म बिगड़म लगा करके तुम कर तो सकते हो, पर अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम 25% की प्रोबेबिलिटी में सब ठीक कर ले जाओ, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई जो कॉन्टिनेंटल थियोलिटिक बेसाल्ट है, तो कॉन्टिनेंटल थियोलिटिक बेसाल्ट के अंदर तो एल्कलीज भरे रहते हैं, और एल्कलीज अगर हैं तो रेयर अर्थ एलिमेंट भी खूब रहेंगे। एल्कली ओलिविन बेसाल्ट है, इसके अंदर भी आपको एल्कलीज खूब है, तो एल्कली खूब है तो आपको ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट भी खूब मिलेंगे। हाई पोटेशियम आइलैंड आर्क बेसाल्ट है तो उसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल मिड ओशनिक रिज बेसाल्ट है जिसको अपन एन मॉर्ब बोलते हैं, ये एन मॉर्ब के अंदर तुमको लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट कम मिलेंगे। ई मॉर्ब के अंदर हो सकता है कि तुमको ठीक ठाक मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे भाई। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल इज फॉर्म ड्यूरिंग दी, ये फेनिटाइजेशन है, ठीक है, फेनिटाइजेशन, फेनिटाइजेशन ऑफ ए कार्बोनेटाइट। तो कार्बोनेटाइट का जब भी फेनिटाइजेशन होता है, फेनिटाइजेशन का मतलब क्या है, एल्कली मेटासोमेटिज्म। तो जब भी आपकी कार्बोनेटाइट क्या है, एक ऐसी रॉक है जिसके अंदर मोर देन 50% क्या है, कार्बोनेट मिनरल्स हैं। तो अगर उसका मेटासोमेटिज्म होता है, मेटासोमेटिज्म का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस द बल्क केमिकल कंपोजिशन विल चेंज्ड बिकॉज ऑफ द केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स प्रेजेंट। तो आपका जब एल्कली मेटासोमेटिज्म होता है तो ये कार्बोनेटाइट के अंदर दो स्पेशल मिनरल प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक आपका एजरीन और एक आपका ऑर्थोक्लेज। और एजरीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या पता है, NaFeSi2O6, एक तरह का पायरोक्सिन है। एक्माइट और एजरीन अपन डिफाइन करते हैं, जेडीआइट अपन डिफाइन करते हैं NaAlSi2O6 से, है ना। और स्पोडुमिन अपन डिफाइन करते हैं LiAlSi2O6 से, ठीक है। तो ये जो एजरीन है इसका दूसरा नाम अपन जनरली क्या बोलते हैं, एक्माइट भी बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो ये बेसिक है, इसको ध्यान में रखना भाई। फिर और ये भी ध्यान में रखना कि अल्कली मेटासोमेटिज्म ऑफ कार्बोनेटाइट्स की वजह से क्या रॉक बनेगी, फिनाइट रॉक बनेगी। क्या बनेगी, फिनाइट। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फेनिटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल में रखना। फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई मेरी एक ग्रेनिटिक रॉक है जिसके अंदर आपका क्या है, हाई अमाउंट ऑफ एल्यूमिना है, माइका है, गार्नेट है और कोर्डिराइट भी है, और साथ में नॉर्मेटिव कोरेंडम मिल रहा है। नॉर्मेटिव कोरेंडम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि पर एल्यूमिनस रॉक है। और पर एल्यूमिनस रॉक जो है वो हमारी SiMa टाइप की जो ग्रेनाइट है उसमें क्या होती है, S टाइप की जो ग्रेनाइट होती है क्या होती है, पर एल्यूमिनस होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपको गार्नेट भी मिलता है, माइका भी मिलता है। साथ में ये ध्यान में रखना है कि ये जो S टाइप की ग्रेनाइट है ये आपके टिन और टंगस्टन के मिनरलाइजेशन के लिए जानी जाती है। ये हमारी जो I टाइप की ग्रेनाइट है ये आपकी कॉपर और मोलिब्डेनम के मिनरलाइजेशन के लिए जानी जाती है, खास तौर से पोरफायरी कॉपर डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है, पोरफायरी कॉपर डिपॉजिट्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे भाई। तो हमारी जो S टाइप की ग्रेनाइट है ये आपका इसका सही आंसर होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्मा टाइप्स रिप्रेजेंट्स ए हाई लिक्विडस टेम्परेचर, है ना, लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास। तो आप बोलोगे कि भाई आर्कन टाइम में रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में कोमाटाइट वाला करवाया था ना, जहाँ पे मैंने बताया कि 1600-1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, आर्कन टाइम में रिस्ट्रिक्टेड है, अल्ट्रामेफिक वोल्केनिक कंपोजिशन की रॉक है,
है ना, और इसके अंदर स्पेसिफिक टेक्सचर मिलता है। 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, और एमजीओ कंटेंट इसके अंदर मोर देन 18% होता है, सब इसने लिख के दिया है ना। तो आपका इसका सीधा सीधा ऐसा क्या हो जाएगा भाई, मैग्मा टाइप रिप्रेजेंट हाई लिक्विडस टेम्परेचर। तो आप देखेंगे भाई मेरी जो कोमाटाइट है वो आपका हाई लिक्विडस टेम्परेचर वाला है, बाकी जितने भी हैं ये 1200 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक कन्फाइंड हो जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसाल्ट टाइप इज जनरेटेड विद इन प्लेट सेटिंग, है ना। तो अब तुम ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक अपनी जब प्लेट टेक्टोनिक कन्वर्जेंट सेटिंग होती है तो यहाँ पे भी आपकी मैग्मेटिक एक्टिविटी होती है। तो आप देखेंगे भी अगर ओशनिक कोलिजन है तो अपन आइलैंड आर्क बनाते हैं, ओशनिक कॉन्टिनेंटल अगर होती है तो अपन वॉल्केनिक आर्क बनाते हैं, कॉन्टिनेंटल होती है तो अपन क्या बनाते हैं, है ना। तो आप बोलोगे कॉन्टिनेंटल कोलिजन में कहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, सबडक्शन तो होता ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि फिर डाइवर्जेंट सेटिंग होती है, वहाँ पे क्या बोलता है आपका मिड ओशनिक रिज बेसाल्ट मिलता है। तो आप देखोगे कि डाइवर्जेंट प्लेट सेटिंग है जहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे से जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, इंटरप्लेट, है ना, इंटरप्लेट है। सबडक्शन जब होता है तब भी आपकी क्या ये इंटरप्लेट है, दो प्लेट के बीच का मामला है ना। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि विद इन प्लेट का मतलब क्या है कि एक ही प्लेट के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तो ज़्यादातर विद इन प्लेट या इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक, ये विद इन प्लेट को अपन इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक भी बोलते हैं कि एक ही प्लेट के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। ये जो इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ये आपकी ज़्यादातर किसकी वजह से होती है, हॉट स्पॉट एक्टिविटी की वजह से या मेंटल प्ल्यूम्स। जैसे सबडक्शन जोन होता है उसमें ट्रेंच बनता है, तो ट्रेंच जो है वो सर्फिशियल एक्सप्रेशन है सबडक्शन जोन का। ऐसे ही जब मेंटल प्ल्यूम्स आपकी डी डबल डैश लेयर से आते हैं तो उसका जो सरफेस पे एक्सप्रेशन है उसको अपन बोलते हैं हॉट स्पॉट एक्टिविटी, और ये एब्सोल्यूट प्लेट मोशन को समझने के लिए आपको हेल्प करता है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि एक मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ, जैसे मान लो ये ओशनिक क्रस्ट है और इसके बाद में ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो अगर मेरा हॉट स्पॉट एक्टिविटी ओशनिक क्रस्ट के अंदर हो रही है, विद इन ओशनिक क्रस्ट हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं ओशनिक आइलैंड बेसाल्ट। क्या बोलते हैं जी, ओशनिक आइलैंड बेसाल्ट, ठीक है। और अगर ये हॉट स्पॉट की वजह से ये अपन बोल देते हैं कि मेंटल प्ल्यूम है ना, ये मेंटल प्ल्यूम है, और ये मेरा क्या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं यहाँ पे, और ये अगर ओशनिक क्रस्ट इधर जा रही होगी तो क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी वो यहाँ कहीं होगी, है ना। फिर आपका ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो जैसे हॉटस्पॉट से दूर जाते जाओगे आपका क्या होगा, एज बढ़ती चली जाएगी। फिर आप देखोगे कि अगर ये मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर अगर मेरा हॉटस्पॉट एक्टिविटी हो रही है, ये मेंटल प्ल्यूम है, और मेंटल प्ल्यूम जब आपका प्लेट को पंक्चर करेगा यहाँ पे तो ये क्या बनाता है, हॉटस्पॉट एक्टिविटी। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जब मेंटल प्ल्यूम की वजह से हॉटस्पॉट एक्टिविटी होती है तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि भाई ओशनिक आइलैंड बेसाल्ट ये आपकी इंट्राप्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी है, कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट ये भी आपकी इंट्राप्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी है, और हमारे भारत में जो कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट का जो सबसे एपिटोम मानते हैं जिसको कि इससे बड़े एग्जाम्पल नहीं है, वो है हमारा डेक्कन बेसाल्ट, ठीक है। तो डेक्कन बेसाल्ट जो है ये आपका क्या है, मेंटल प्ल्यूम की वजह से हॉटस्पॉट एक्टिविटी की वजह से हुआ है, और ये किसकी वजह से हुआ, रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से। किसकी वजह से हुआ भाई, रीयूनियन हॉटस्पॉट। जब हमारे इंडियन पेलिन शील्ड जो है वो आपकी मूव करके आई थी, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर के बीच में, तो बीच में आपका क्या था, रीयूनियन हॉटस्पॉट था। तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट उसके ऊपर से गुजरी, क्योंकि मेंटल प्ल्यूम्स आपके स्टेशनरी हैं, तो जब जैसे जैसे इसके ऊपर से इंडियन प्लेट गुजरी तो जहाँ जहाँ से हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरी वहाँ वहाँ से इसने क्या कर दिया, छलनी कर दिया। तो जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आप ऑप्शन को देखो अच्छे से, ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा भाई, आप बोल रहे कि भाई वॉल्केनिक आर्क बेसाल्ट बोला ना, मिड ओशनिक रिज बेसाल्ट बोला ना, आइलैंड आर्क थोलाइट बोला था, कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट बोला। हाँ, कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट जो है आपकी इंट्राप्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी है। वॉल्केनिक आर्क आपका दो प्लेट के बीच में होता है, मिड ओशनिक रिज भी आपका दो प्लेट जब एक दूसरे से मूव दूर जाती है तब होता है। आपका आइलैंड आर्क जो है वो अभी आपका दो प्लेट के बीच के वॉल्केनिक एक्टिविटी के बीच को बताता है। कर लोगे आराम से। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। लेक्चर मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर का हो गया है ना। अब देख लेना भाई, मैं क्या करूं, 1.5 की स्पीड में करके देख लेना। तो
फिर आपके पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसाल्टिक मैग्मा विद K50 कंटेंट। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं करवा देता हूँ, है ना, ज़्यादा अपने पास में अभी बचा नहीं है क्वेश्चंस इसके। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवा दूंगा इसके जो भी क्वेश्चंस है, पार्ट 2 में कर देंगे। थोड़ा प्रोडक्ट प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जियो खान एकेडमी जो है आपको IIT JM, गेट, नेट, GSI, UPSC जियोलॉजी ऑप्शनल, स्टेट PCS और इसके अलावा कोई भी अगर जियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होती है तो उसके आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवाते हैं। और हाई क्वालिटी लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होती है, लाइव सेशंस होती हैं, डाउट्स क्लियरिंग के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई भी इश्यू होता हो तो उसके लिए टेलीफोनिक जो व्यवस्था है वो करी हुई है। स्टडी मटेरियल आपको डोर स्टेप डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ऐप के ऊपर जा करके रजिस्टर कर सकते हो, टीम आपको कांटेक्ट करेगी, उसकी प्राइसिंग बता देगी, फिर आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। विद इन 7 to 8 डेज आपको डिलीवर हो जाएगा। मोर देन 1500 पार्सल्स हम अभी तक पूरी इंडिया में डिलीवर कर चुके हैं। और अगर आप जियो खान एकेडमी के रिजल्ट्स को देखेंगे पिछले 3-4 साल से, 2020 से तो हम चालू ही किए थे, तो 2020 से लेकर के अब तक देखोगे तो सैकड़ों बच्चे IIT JM में चले गए, सैकड़ों बच्चे गेट क्वालिफाई कर चुके हैं। टॉप रैंकर्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पिछले 2 साल से तो IIT JM का रैंक 1 अपने जियो खान से ही आ रहा है। GSI में भी आपके सैकड़ों बच्चे चले गए हैं जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट बन के, असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट बन के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में चले गए हैं, है ना। कई सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है प्राइवेट में कहीं पे। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको जियोलॉजी बहुत अच्छे से सीखनी है, समझनी है, अच्छे से आपको जियोलॉजी में नॉलेज गेन करना है, सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जियो खान एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड यूज़र जो है वो आप क्या करें, प्ले स्टोर पे जाएं, जियो खान एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप iOS यूज़र हैं तो iOS यूज़र अगर हो तो भाई आप ऐप स्टोर से क्लास प्लस डाउनलोड करें। और क्लास प्लस डाउनलोड करके आप ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना, DWRPQ, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड है। और किसी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। इसके अलावा क्योंकि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन और बता रहा हूँ, MFK10, ठीक है, MFK10। इससे आपको ये 20% तो ऑफ है ही है, एडिशनल 10% ऑफ और मिल जाएगा। लेकिन ये पब्लिक कूपन नहीं होगा, आपको हर किसी को नहीं दिखेगा, जो इसको टाइप करके देखेगा उसी को दिखेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हाँ, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं जयपुर के अंदर और 1 मार्च से क्लासेस उसके स्टार्ट होनी है। तो अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो फॉर द सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, प्लीज़ ज्वाइन जियो खान एकेडमी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।